नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये श्रृंखला का चौथा वीडियो है। आज की कहानी का शीर्षक है ज्यादा पापी कौन। राजा विक्रमादित्य फिर शमशान पहुंचे और बेताल अपनी अगली कहानी कहना शुरू कर देता है। पाटलिपुत्र नामक नगरी में राजा विक्रम केसरी के पास एक तोता था जिसका नाम चूड़ामणि था। तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। उस तोते के परामर्श से मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विक्रम का विवाह हो गया। चंद्रप्रभा के पास भी एक मैना थी, उसका नाम मंजरी था। एक दिन तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। राजा ने कारण पूछा तो मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने और तरह तरह के व्यभिचार में लिप्त रहने लगा। सेठ के मरने के बाद लड़के ने पिता का सारा धन जुए में गंवा दिया और नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसने महाधन का बहुत नाम सुना था और उसका पुत्र होने के नाते उसने अपनी बेटी चंद्रप्रभा की शादी उससे कर दी। कुछ दिन बाद सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। लड़के ने मौका देखकर चंद्रप्रभा और उसकी दासी की हत्या कर कुएं में फेंक कर भाग गया, लेकिन चंद्रप्रभा जैसे तैसे बच जाती है। घायल हालात में कुएं से बाहर निकलकर बड़ी मुश्किल से वापस अपने पिता के घर पहुंचती है। अचानक इस तरह से बेटी को इस हालत में देखकर माता पिता ने कारण पूछा तो चंद्रप्रभा ने कहा कि उन पर डाकुओं ने हमला कर सब कुछ लूट लिया और उन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। सारे गहने फिर से जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हो गई तो फिर कुछ धन लूटने के बहाने अपने ससुराल पहुंचा। चंद्रप्रभा को जीवित देख उसके होश उड़ गए। चंद्रप्रभा ने उसे सारी बात बता दी कि उसने अपने माता पिता को सच नहीं बताया। लड़का निर्भीक होकर ससुराल में रहने लगा। एक दिन जब चंद्रप्रभा गहने पहने सो रही थी तब लड़के ने चंद्रप्रभा को मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, आदमी ऐसा पापी होता है। परिवार के मुखिया यानी पिता के आचरण से ही परिवार के सभी व्यक्ति, समाज, मनुष्य और वस्तुओं के प्रति सम्मान की भावना तथा अच्छे बुरे, सही गलत का ज्ञान सीखते हैं। पिता का कर्तव्य है कि पुत्र का लालन पालन अनुशासन के साथ करे, क्योंकि पुत्र के लिए पिता ही उसका मार्गदर्शक व आदर्श होता है। लेकिन लंबे समय के बाद घर में पुत्र को पाकर सेठ पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया कि पुत्र के अनैतिक आचरण पर भी वह उसे न रोकता, जिसके कारण उसका पुत्र अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो गया। पिता के मरने के बाद भी उसने पिता के जाने का तनिक भी मोह न रहा। पिता के जाते ही जुए की बुरी आदत के कारण पिता की सारी संपत्ति हार गया। एक पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार का लालन पालन करे। एक पुरुष पति, पिता और पुत्र जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। लेकिन सेठ का लड़का जुए की बुरी आदत के कारण दो निर्दोष पत्नी और दासी दोनों की हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से भी पीछे नहीं हटता। अंत में वो अपनी मरी हुई पत्नी के जेवर चुराकर ससुराल से भाग जाता है। राजा रानी ने मैना की कहानी बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और फिर तोते से कहा, अब तुम अपनी कहानी बताओ। तोते ने कहा, कंचनपुर के सेठ का श्रीदत्त नाम का लड़का था। श्रीदत्त का विवाह पास के नगर में रहने वाले सेठ सोमदत्त की लड़की जयश्री से हो गई। विवाह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 वर्षों तक वापस नहीं लौटा। इधर जयश्री 12 वर्षों से कामोत्तेजना से व्याकुल होकर आखिर में उसने एक मित्र बनाया और उससे संबंध बनाए और अब रोज उसके घर आती जाती रहती थी। इसी बीच उसका पति परदेश से लौट आया। फिर भी जयश्री अपने मित्र के घर जाना नहीं छोड़ती। एक दिन जब श्रीदत्त सो गया, जयश्री अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक चोर खड़ा था जिसने जयश्री को वहां से जाते देखा। जयश्री को गहने से लदा देख चोरी की नीयत से उसका पीछा करने लगा। जयश्री
अपने मित्र के घर पहुंची, जहां किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। इस झगड़े के दौरान घर में छुपे एक सांप ने संयोग से उस युवक को काट लिया। इस अधमरी हालत में उसकी और जयश्री का झगड़ा नहीं रुकता। अंत में युवक ने मरते मरते गुस्से में जयश्री की नाक काट ली और मर गया। जयश्री जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। उसकी नाक कट चुकी थी और काटने वाला युवक भी मर गया था। अब किसी को क्या और कैसे बताए, यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। जब सुबह उठते ही जयश्री ने अपना नया नाटक शुरू कर दिया। रोकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और श्रीदत्त पर नाक काटने का सारा दोष लगा दिया। राजा को खबर लगी तो उसने श्रीदत्त को सूली पर लटकाने का आदेश दिया। बेकसूर आदमी को सजा पाते देख चोर ने राजा के सामने सब सच सच बता दिया। चोर ने कहा, अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस युवक के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखाया तो बात सच निकली। राजा ने जयश्री को सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाकर शहर से बाहर छुड़वा देने का आदेश दे दिया। प्रकृति ने नारी को संसार में पवित्रता, स्नेह, संवेदना, ममता, करुणा आदि दैवीय भावों के संचार के लिए बनाया है। लेकिन जयश्री जो काम लोलुप्त से ग्रस्त होकर सिर्फ एक ही भावना को प्राथमिकता देती थी और न सिर्फ दूषण फैलाने बल्कि सुरपणखा जैसा व्यवहार करती है, जयश्री की धूर्तता ने अपने ही पतन का रास्ता खोल दिया और अपने चरित्र का नाश कर लेती है। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है? विक्रमादित्य ने कहा, स्त्री। विक्रमादित्य ने कहा, पुरुष कितना भी दुष्ट हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। चोर की समझदारी और बुद्धिमता को आधार बनाकर विक्रम ने साफ कर दिया कि पुरुष यानी चोर श्रेष्ठ है। चोर श्रेष्ठ के बेटे और जयश्री दोनों से ज्यादा दुष्ट था। लेकिन जब उसने एक बेकसूर आदमी को मरते देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी परवाह किए बगैर राजा को सब बात बता दी। लेकिन स्त्री यानी जयश्री अपने धर्म को जानने के बावजूद अधर्म को चुनती है, इसलिए वो अधिक पापिन है। इस कहानी में जो चोर की भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चोर ने जनमत और अंजाम की परवाह किए बगैर सच सबके सामने लाया था। तोता और मैना ने अपने स्वभाव और अपने अनुभव के आधार पर यानी जो भी अपने अपने जीवन में देखा उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि स्त्री गलत होती है या पुरुष गलत होता है। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों और उनके आचरण को हम अपना अनुभव बनाते जाते हैं, जिसको आधार बनाकर हम फैसले लेते हैं। हालांकि तोता मैना के जरिए के आधार पर यह सिर्फ स्त्री पुरुष की तुलना न होते हुए उनकी विचारधारा, उनकी व्यक्तित्व या उनकी कामनाओं की तुलना की गई है। धर्म का ज्ञान हर स्त्री पुरुष को होता है, लेकिन जयश्री ने अपने धर्म को दरकिनार कर अपने अधर्मी स्वभाव को महत्व दिया, इसलिए जयश्री को मृत्यु दंड मिला। वही स्त्री चंद्रप्रभा दुष्ट नहीं थी, फिर भी उसे कर्म का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसकी जान चली जाती है। ईश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि में चेतना और विवेक का गुण भी दे रखा है। जैसे कि जयश्री का स्वामी घर वापस आता है, अपने स्वामी को सत्य बोल सकती थी और भयानक अंत से बच सकती थी। वहीं सेठ के पुत्र को उसकी पत्नी अपने माता पिता से झूठ बोलकर उसे दूसरा मौका देती है। अंत में वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। यानी दोनों को दूसरा मौका भी मिलता है, लेकिन उनमें भावनाओं की आसक्ति हो जाती है। सच का साथ देने वाला व्यक्ति ही पुण्य कमाने के लायक होता है। चोर के पास भी विकल्प होता है, लेकिन उसने एक जिम्मेदार भूमिका निभाई और सजा होने से एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचा लेता है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल ने उसे 5वीं कहानी सुनाई, जिसे हम आपको अगले अंक में बताएंगे।